हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग, जहाँ आप अपने सवालात मुझे भेजते हैं और मैं उनको अपने हिसाब से जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। सवालात की तरफ जाते हैं। आज काफ़ी सवाल हैं। आज तो खैर नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार आपने सबके दे दिए, मेरा नहीं दिया। जैसे कि मेरे पास कोई 7 ईमेल आई थी। मेरे पास इस वक्त 7,000 ईमेल्स हैं, तो मुझे बड़ा केयरफुली क्यूरेट करना पड़ता है, बड़ा टाइम लग जाता है। सो डोंट फील लेफ्ट आउट। मेरी कोशिश होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मगर उससे पहले यू कैन ऑल्सो सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/गंजी स्वैग। वहाँ पे जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। चलते हैं आज की सवाल की तरफ। पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई एम 16-year-old boy living in UAE. My father is 49-year-old and working in a company in Jabal Ali for the past 25 years. All these years he's been given a reasonable amount of salary, and I would say that we are better off than many, alhamdulillah. But recently, due to current circumstances and COVID, the company has gone into a loss and is cutting the salary of many employees by almost a half. Salary आधी होगी इनके वाले साहब की। We don't think this amount would tend to our needs here, and I wanted to take your advice on this. I'm genuinely worried about my life and, of course, my family's future. Can you give us any advice on what should I do next? My father, unfortunately, doesn't have a great degree in which we can rely on. All he has is skill and experience in this field. Should we risk it? And coming back to Pakistan, also, what is the scope of people above 40 in Pakistan? How easy to get jobs or even starting a new business? Another question I want to ask is, how does experience and skill in a field balance out with a degree in today's society? सबसे पहले तो आपका जो सवाल था, आई टोटली अंडरस्टैंड। काफ़ी लोगों की नौकरियां गई हैं, सैलरीज आधी हो गई हैं, 30-40%, इवन 50% कट्स हो गए हैं। मूविंग बैक टू पाकिस्तान, उसके लिए मेरी जो एक पहली पॉडकास्ट थी मिडल ईस्ट वालों के लिए, अगर आप वो यही सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। जुनैद अकरम मिडल ईस्ट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें जवाब कि मैं नहीं रेकमेंड करता कि लोग जो इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं वो एकदम वापस पाकिस्तान में आए। हालात यहाँ भी कोई इतने ख़ास नहीं है। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर लिविंग इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और अ डेवलपिंग नेशन, मच डेवलप्ड नेशन लाइक यूएई, तो फिर यहाँ आके ना समझ नहीं आती, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, पानी बिजली गैस में ही आप फंस के रह जाते हो, तो ऑफ हो जाता है थोड़ा सा सीन। और टू गेट अ जॉब, देखें एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपके फादर को यहाँ जॉब मिल सकती है, नहीं ये मैं नहीं गारंटी कर सकता। लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस हैं, उन्हीं को ही नौकरियों में इतने मसले मसाइल हो रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। बिजनेस हाँ आप कर सकते हैं, बट अगेन वही वाली वीडियो पे दोबारा जाएं तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। जो आपने दूसरे बात पूछी, हाउ डज एक्सपीरियंस एंड स्किल इन अ फील्ड बैलेंस आउट विद डिग्री इन टुडे सोसाइटी? डिग्री कर ले तो अच्छी बात है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। वैसे तो फ्यूचर इज़ स्किल बेस्ड और पूरी दुनिया अब उस तरफ जा रही है, लेकिन सैडली हमारे कंट्री में, हमारे रीजन में अभी भी प्रेफरेंस दी जाती है डिग्री लेकर आए तो जॉब मिलेगी, समझ रहे ना। तो स्किल, लेकिन अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है, मगर सेफ साइड के लिए डिग्री का होना ज़रूरी है। मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, यू शुड हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। मेरे पास कोई खास डिग्री नहीं है, इट्स ओनली अ स्किल दैट आई कैन टॉक, एंड मेरी एक इकॉनमी खड़ी हुई है, कब तक है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सो यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। और आप 16 साल के हैं, देर इज़ सो मच यू कैन लर्न। आपने अगर फैमिली सपोर्ट करनी है, मैंने पिछले ही हफ्ते एक 15 साल के लड़के की, जो कि यूएई और कराची के बीच में रहते हैं, मतलब दोनों जगह रहते हैं, उस बच्चे ने जो है एडिटिंग सीखी खुद ही यूट्यूब से, उसने अपने स्किल को शार्प किया और आज वो फ्रीलांसर है। और उस 15 साल के बच्चे की उसकी वालदा ने मुझे वो एक पेपैल की स्लिप भेजी थी, माशाल्लाह। देवर अ कपल ऑफ $1000 एक ही महीने की उसकी इनकम थी, जो पेपैल पे आई हुई थी। और क्योंकि वो काम ही वेस्टर्न क्लाइंट्स के लिए करता है, तो 15 साल का बच्चा है, आपसे 1 साल छोटा है। तो इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दें। यूट्यूब पे सारे स्किल्स मौजूद हैं, यू कैन टेक लॉट्स ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन, जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस तरफ जाएं, अपनी इकॉनमी क्रिएट करें। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिली तो इस तरह करें। अब ज़रूरी नहीं कि डिग्री मिलेगी फिर जॉब लेंगे फिर जाके सपोर्ट, अब वो टाइम चला गया। टाइम 24 घंटे बहुत होते हैं अगर आप उसको सही तरह एलोकेट करें। सो लर्न अ स्किल, स्टार्ट वर्किंग ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगला सवाल है, इसकी हेडिंग है 26-year-old men issues. ओके, I hope this email finds you well. I'm a software engineer trying to set up my own IT business. In the recent struggle, I have moved abroad as well to explore more opportunities. To do so, I took admission in masters as well. My problem is my family wants me to get married to someone who's doing her bachelor's from LUMS. I don't know if I'm ready or not. Obviously, it is going to be an arranged marriage. Let's say I agree with. What if the girl I will marry doesn't want to get married to me, or she has career goals which might get disturbed by these events? I don't want to ruin someone's life. Shall I ask her straight away whether she wants to get married or not? Please help me how marriage affects a person in struggling days, like it motivates the person
you start playing safe? अब या टू ईच देयर ओन, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. कुछ लोगों को जल्दी की शादी सूट कर जाती है, कुछ लोग बहुत देर तक सेट होते हैं, तो उसमें तो कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है इस चीज़ का. हाँ, अगर ये है कि आपका अगर खुद ही दिल नहीं है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर क्यों किसी और का, जिस चीज़ में आपका 100% दिल ना हो, फिर आप एक और इंसान को इन्वॉल्व कर लो और फिर आपको रियलाइज़ हो कि नहीं यार, मे बी आई वॉजंट कट फॉर इट और मे बी आई वॉजंट रेडी. तो फिर वो जो आप इस तरह का एक रिग्रेट और जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस लेके आएंगे, तो फिर आप 100% नहीं दे पाएंगे. लड़की का क्या कसूर है, उसकी क्यों लाइफ ख़राब करेंगे. फिर खुदा ना खास्ता इफ़ यू डिसाइड कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट एंड यू गाइज वांट टू स्प्लिट, तो उस पर एक डिवोर्स की स्टैम्प लग जाएगी और ज़िंदगी भर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो वाई पुट समवन थ्रू ऑल दैट पेन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो इफ़ यू आर रेडी फॉर इट. ठीक है ना. अरेंज मैरिज इज़ समथिंग. देखिए, पेरेंट्स कैन सजेस्ट सम पीपल, मगर दे कांट फोर्स यू इनटू समथिंग, बिकॉज आपके अपने इंटरेस्ट हैं, आपके अपने गोल्स हैं, आपकी अपनी कोई ना कोई तो चॉइस होगी ना ज़िंदगी में, दैट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग और सम सर्टन थिंग्स इन अ गर्ल. तो कोशिश तो आपको करनी चाहिए. अब ये क्या जी, पेरेंट्स ने अरेंज करके दे दी कि जी ये दो हैं, आप जाओ कमरे के अंदर, हमें उहाँ करा के दो 1 साल में. ये क्या बात हुई यार. अब इन चीज़ों से बाहर हैं. पहले तो अपने आप से सवाल करें कि डू यू वांट टू डू दिस. और अगर आपको लगता है कि आपको पेरेंट्स प्रेशराइज़ करें और उनकी खातिर आप कुछ कर लें, तो फिर ज़ाहिर है पहले जो लड़की है उससे भी डिस्कस करें. और ये हर रिलेशनशिप में, ना सिर्फ इस सिचुएशन में, जिसकी भी शादी हो, आप लड़की से ज़रूर बात करके पूछें कि भाई आपका भी दिल है या आप पे भी टीटी रखी हुई है कि जी कर लो शादी. क्योंकि अगर वो इस तरह की फीलिंग्स लेकर आ गई कि जी शी वॉज इंटरेस्टेड इन समवन एल्स और मे बी शी वॉजंट इंटरेस्टेड एट ऑल, और शादी करा दी गई, तो फिर आपकी लाइफ ख़राब है. सो इन ईदर केस यू शुड ऑलवेज गेट इन टच विद द अदर पर्सन कि भाई आपका क्या मूड है, आपका क्या दिल है, आपके क्या गोल्स हैं. सो या टॉक टू हर. Next question. Intersect marriage with social background. Assalamu alaikum. I'm writing this email because I've been stuck in a very serious issue in my life. I'm 26-year-old working as an electrical engineer in Europe for a big company, and I'm living here for 8 years. I'm in a very serious and loving relationship with this girl whom I know from my school times in Pakistan. We've been together since then and get a chance to meet her whenever I visit. She's the most loving and caring person I've met in my life, and vice versa. But she comes from a very conservative and middle class family. Both her mother and father were government school teachers. She lives in a modest area of Karachi. She's from conservative Sunni family. I'm from a Shia family of rather moderate values. My father has doctorate from abroad, and mother is also in a high government position in Pakistan. Despite trying everything for 3 years, her family was not agreeing with my rishta as I am a Shia. Her parents forcefully wanted her to get married to her cousin, but she somehow tried to save herself by pursuing further studies, and now after 2 years she has completed her masters. चलो किसी वजह से मास्टर्स ही हो गया, शादी ही डिले करनी थी. On the other hand, my parents wants me to get married to a girl who is also from affluent family, some doctor in US. It is shame for me that how they value social status in society over my happiness. It is absolutely very shameful. Both her parents have some issues with their future children's sect. अच्छा, दोनों साइड वालों को मसला है कि बच्चों का वो क्या होगा. अच्छा ठीक है जी. विच पेरेंट सेक्ट विच विल दे अडॉप्ट एंड सोशल प्रेशर फ्रॉम रिलेटिव्स. लोग क्या कहेंगे. माई फैमिली इज इवन कंसर्न विद हर फैमिली सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड एज वेल. क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का. आई एम सॉरी टू से दिस. We both are very firm in her decision. We can't end a relationship regardless. We can't just elope. She has struggled hard almost all her life to convince her mother, who consider people of my sect as kafir, okay, that I have changed my sect and there won't be any issue with her children. अच्छा, उन्होंने ये कन्विंस कर दिया है कि जी लड़का शिया से सुन्नी हो जाएगा. तो now the mother is like कि ठीक है. Somehow her parents have agreed with this, at least partially. Okay, please tell me how to convince her parents from the intersect wedding with my parents. दोनों क्रिश्चियन बन जाओ. बात ही खत्म. I'm just joking. Having issues with her family's social background, backing up is not an option at this point. For me, spending life with the right person is essential and foremost than any other thing. Also, please give me your frank opinion. Am I wrong to prioritize love over social status and wealth? Is that because I was well privileged growing up, traveling around the world, doing whatever I like without hustle, made me deem money inconsequential? That's a very good question. देखिए, first of all, इंटरसेक्ट मैरिज में कोई हर्ज नहीं है. अब तो दुनिया भर करती है. फिर आप बोलेंगे जी दुनिया तो गे लेस्बियनिज्म भी करती है, तो क्या वो भी सही है. यार देख के बात किया करो ना.
रह रह के तो अल्लाह रसूल का ही नाम ले रहे हैं ना, ठीक है चले। कुछ लोग होते हैं इस मामले में थोड़े से कंजर्वेटिव, लेकिन वक्त के साथ साथ देखें, अब ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सारे अच्छे रिश्ते आपको अपने ही सेक्ट में मिलेंगे। या आप देखें, अब लोगों ने बरादरी से भी बाहर होना शुरू कर दिया है ना। पहले तो चीज़ हम जाट हैं तो जाट में ही जाएंगे, काट में नहीं जाएंगे, मतलब इस तरह था। चिन्योट वाले चिन्योटी में ही हो के जो है ना, फिर आपने देख लिया फिर क्या हो गया। सो अब नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट, बिकॉज ये चीज़ें चले, कल्चर अलग है, रिलीजन का मामला थोड़ा सा सीरियस होता है लोगों का। अब उसमें मैं ज़्यादा उसमें जाऊंगा तो फिर भाई अपने ऊपर ही केसेस मेरे खुल जाएंगे, तो फिर मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बच्चे वाली बात ठीक है कि जी ये कंसर्न तो होता है, तो आप 2 बच्चे कर लेना, ठीक है ना। एक को शिया कर लेना, एक को सुन्नी तरीके से रेस कर लेना, और फिर देख लेना भाई जो सही होगा वो बाकियों को जन्नत में ले जाएगा, ठीक है ना। मगर इसकी भी आई डोंट नो मैन, ये बड़े ट्रिवियल इश्यूज़ हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ है सर, वो आपके पेरेंट्स के बिहेवियर पे हुआ है। आपके फादर ने डॉक्टरेट किया है बाहर से, और आपकी मदर इतनी बड़ी गवर्नमेंट की पोजीशन पे हैं, और अगर उसके बावजूद इतनी पढ़ाई, इतनी तालीम और इतने एक्सपोजर के बावजूद अगर उनको उनके जहन में भी है कि लड़की लांडी की है, या लड़की कोरंगी की है, या लड़की औरंगी की है, तो ये तो बड़ी फिर तो तालीम और वक्त और एक्सपोजर और तरबियत का ज़िया है ये। क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि सारे अच्छे रिश्ते, ये सारे अच्छे इंसान डिफेंस में रहते हैं, सारे अच्छे क्लिफ्टन में रहते हैं, या नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, मगर 5C के स्टॉप से पहले, उसके बाद फिर सारे, समझ रहे हैं ना। तो ये कोई गारंटी नहीं है। आपको अच्छा इंसान ढूंढना है, अच्छा जो आपकी नस्ल को अच्छा बनाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जी अगर बंदा यूएस में है तो यूएस में सारे अच्छे, तो ट्रम्प क्यों है उनका सदर? हैं जी, कभी सोचा है? अगर यूएस में इतने अच्छे रिश्ते पड़े हैं, इतने काबिल लोग हैं, सदर उनका ट्रम्प है, ग्रैबिंग कर रहा है लोगों की। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो भाई इसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर यू एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन आपने भी जो है ना अपना केस आपने लड़ना है। पेरेंट्स ने शादी करा के आगे पीछे हो जाना है, रहना ज़िंदगी भर आपने साथ है। तो अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ करना बिल्कुल हकीकत बात है। जब आप खुश होंगे तो घर खुश होगा, जब घर खुश होगा तो फिर सब खुश है। यू कैन बी जेफ बेजोस, लेकिन अगर बीवी से लड़ाई है, चैं हैं, तो फिर वो जेफ बेजोस की वो दौलत भी बेकार है, वो 200 बिलियन डॉलर भी बेकार है। अगर आपका डोमेस्टिक जो लाइफस्टाइल है, या जो आपकी डोमेस्टिक सराउंडिंग है, अगर वहाँ पीस नहीं है तो बेटा कहीं पीस नहीं है। ये मेरी बात लिख लेना। सो ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि शादी एक वाहिद चीज़ होती है जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। माँ बाप अल्लाह ने डिसाइड किए, औलाद अल्लाह डिसाइड करती है, बहन भाई अल्लाह डिसाइड। शादी इज़ द ओनली थिंग वेर यू willfully decide कि आई वांट टू बी विद दिस पर्सन और आई वांट टू बी विद दैट पर्सन। सो चूज़ वाइजली मैन, एंड इट कैन रियली बैक फायर। लोग बड़ा ईजी लेते हैं शादी को, कि शादी होगी सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद ही तो पता चलता है कि लाइफ है किधर। सो फाइट फॉर योर लाइफ मैन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मगर ये वाली चीज़ ना करें कि झूठ मूठ में अगर तो ये बोला, अगर तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेक्ट, इफ़ यू लव हर सो मच एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेक्ट, कि उसके पेरेंट्स मान जाएंगे, तो कर लें। मगर फिर ये भी देखें कि फिर वो आपके पेरेंट्स फिर क्या फ़ील करेंगे कि यार हमने पढ़ाया लिखाया, पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा, सब कुछ दिया इस दिन के लिए कि जी अपने सारा ही छोड़ दिया। अब इसकी भी क्या गारंटी है? लोग जो ये कहते हैं जी मैं सेक्ट चेंज कर लूँगा, आपको क्या पता अंदर से वो क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल मैटर। आपको नहीं पता किसी के जहन में क्या चल रहा है। जो नमाज में भी खड़ा है, आपको नहीं पता उसके जहन में क्या चल रहा है। आई न्यू समवन हु वाज एन एथियस्ट, लेकिन बाप के साथ फजर पढ़ने जाता था क्योंकि बाप ने घर से निकाल देना था, अंदर से वो एथियस्ट था। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो झूठ मूठ के ऊपर अगर आप रिश्ता कायम करेंगे ना, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फिर जो भी है भाई सामने सामने रखें, डिस्कस करें कि भाई ये हैं। और जो आपने जो दूसरा सवाल किया ना, वेर यू सेड के प्रायोरिटाइजिंग लव ओवर सोशल स्टेटस एंड वेल्थ, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि यार इसकी कोई गारंटी नहीं है। वेल्थ की क्या गारंटी है? फॉर एग्जाम्पल आप जी सिनेमा के ओनर थे, आपके मल्टीप्लेक्स चलते थे, ठीक है, आपकी भाई बड़ी आगे पीछे गाड़ियाँ ये वो सही, फिर हो गया कोरोना और 1 साल से आपका सिनेमा पड़ा है बंद, वहाँ कुत्ते भी नहीं भौंक रहे, बंद पड़ा है। किधर गया बिजनेस? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो यू नेवर नो मैन। ये वेल्थ हेल्थ ये तो यूँ आती है और चली भी यूँ जाती है। यूँ आती नहीं है, आने में टाइम लगती है, लेकिन जाने में टाइम नहीं लगता। इज़्ज़त बनाने में 10 साल लगते हैं, गंवाने में 2 मिनट लगते हैं। तो दौलत का भी यही सीन है। वन रॉन्ग मूव एंड यूर बैक टू स्क्वायर वन, ज़ीरो। कितनी मिसाल है आपके सामने। एक गलत डील की जी सारी एम्पायर गिर गई। इट्स अ हाउस ऑफ कार्ड्स।
तो ये वेल्थ हो गई, सोशल स्टेटस, और सोशल स्टेटस भी हमारी सोसाइटी में तब तक ही है जब तक आपके पास पैसे हैं। पैसे जब नहीं होंगे ना, आपको रिश्तेदार मुंह नहीं लगाएंगे, जो भी इतना आगे पीछे घूमते हैं आपके। तो वो लव ऑब्वियसली शुड बी प्रायोरिटाइज। प्यार होगा तो यार हर चीज़ होगी। दौलत होती ही वही है जब सुकून है, असल दौलत ये नहीं है वॉलेट में कितने हैं या गाड़ियाँ, ये दौलत नहीं है, दौलत है सुकून। कहते हैं ना पैसा बहुत, सुकून नहीं। सुकून, सुकून। एक मैं आपको बताता हूँ, देयर इज़ अ हाउस, सियालकोट से अगर आप निकलें, मैं वो शहर का हमेशा नाम भूल जाता हूँ, बीच में एक आती है, वहाँ बहुत बड़ी हवेली है, लाइक बहुत लंबी इसकी दीवार है, और उसके ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, इट्स ए सुकून नहीं, सुकून कोई नहीं है, समथिंग लाइक अलॉन्ग दोज लाइन्स। कि वो इतना बड़ा घर है एकड़ों पे, मगर अगर उसने भी लिखा हुआ है कि सुकून नहीं है, तो भाई सुकून है किधर? सो सुकून इज़ इन योर रिलेशनशिप्स। सो या मैन, मनी वनी का कोई सीन नहीं है, और ट्राई एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। ओके, अगला सवाल, डोंट से माई नेम ऑन द कैमरा, डोंट वरी, मैं किसी का भी नहीं लेता। जुनेद भाई, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आई एम अ 19-year-old बॉय from Punjab and I want you to please comment on the matter of privacy and personal space. Very good. This is an extreme lack of respect towards others' privacy and personal space in our Pakistani culture. India का भी यही सीन है, वैसी ही मिसालें आती हैं वहाँ से भी. For example, I'm 19 and sometimes stuff, if you know what I mean, happens during sleep. Boner, morning wood. अच्छा ठीक है जी. The problem is that my parents don't allow me a separate room and make me sleep with my siblings, both of whom are just a few years younger than me. We have extra rooms in our house, but I'm not allowed. I get super embarrassed whenever it happens to me, and I have to huddle off to the washroom in the middle of the night, potentially waking up both of my siblings in the process. But whenever I ask my parents to let me be in a separate room, they say, लेकिन तुम अकेले कमरे में क्या करोगे, और तुम दरवाज़ा बंद कर कर क्या करोगे? सही. Moreover, in our society in general, I have observed that there is no concept of privacy or personal space. सब मुंह उठा के घुसे चले आते हैं. I would like to please comment on this issue if possible. Please tell the viewers what basic etiquettes need to be followed in regard of other people's privacy. Other than that, I want to thank you sharing your knowledge with us. Don't say my name on camera. बेचारे ने शुरू में भी कहा, एंड में भी कहा. So basically, here's a 19-year-old boy with so much hormones. Obviously, वो एज ही ऐसी होती है कि बंदा बस कैलेंडर लटकाए घूमे. लेकिन अब उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको अलग रूम अलाउ नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट घर में अलग रूम्स मौजूद हैं. हमने हमेशा अंग्रेज़ी फिल्मों में देखा है, वो भाई 6 महीने का बच्चा भी दूसरे कमरे में सोता है और वहाँ पे बेबी मॉनिटर रख देते हैं, क्योंकि बच्चे को शुरू से ही खुद मुख्तारी, खुद एतमादी के, बेटा ज़िंदगी ऐसी गुजारनी है, राइट? हम हैं, मौजूद हैं, लेकिन दूसरे कमरे में तूने इस तरह रहना. ट्रेनिंग ही ऐसी होती है. यहाँ पे जी 6 कज़न एक साथ ऊपर नीचे, सुबह उठो टांग उसके मुंह पे, ये इधर उधर, अल्लाह जाने कैसी कैसी पोजीशंस बनी हुई होती हैं. सो ना बीइंग अ 19 ही हैज़ अ प्रॉब्लम, नॉट, आई एम नॉट गोना कॉल इट अ प्रॉब्लम. ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है. तो मॉर्निंग वुड हो जाता है या रात में जो है, भाई देखो इंसान की बॉडी जो है ना, मैं आपको एक समझाता हूँ बात. इंसान की बॉडी डिज़ाइन ही ऐसी हुई है कि इसने आपको ख़तरे से बचाना है, क्योंकि बॉडी जो है इसका एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. जब आप पानी में हाथ डालते हैं, बहुत देर स्विमिंग पूल में नहाते हैं या समंदर में जाके नहाते हैं नमकीन होने के लिए, तो उसके बाद जब आप देखते हैं ना उंगलियों पे निशान बन जाते हैं, वो इसलिए बनते हैं, वो आपकी ग्रिप के लिए बनते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आप डूब गए तो आप ग्रिप पकड़ के, दीवार पकड़ के या चट्टान पकड़ के बाहर आ सकें. तो बॉडी में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है. इसी तरह आपकी बॉडी जब सोती है तो किसी ने तो जागना है चौकीदारी के लिए, तो वो ये सीन होता है, चौकीदारी चल रही होती है, आप सोगे दूसरा जाएगा, आप जागोगे दूसरा सो जाएगा. ये शिफ्टें लगी हुई है ना, ये नेशनल बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है, 2 है 12-12 घंटे की ड्यूटी. जोक से साइड. तो भाई ये तो है, ये होता है, सबके साथ होता है. इसमें ये कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, और बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है. आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम. अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो भाई, या फिर दूसरे पेरेंट्स, तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो है ना किसी न किसी किस्म की प्राइवेसी अलाउ करें. मुझे आज भी अपनी वालदा से ये शिकायत है, वो ऐसे ही दरवाज़ा खोल दिए. नॉट दैट आई एम डूइंग एनी थिंग. जब मैं अकेला होता हूँ, ज़ाहिर है, जब व्हेन माई वाइफ इज़ ओवर शी ऑलवेज नॉक्स एंड एवरीथिंग, बट व्हेन आई एम अलोन शी जस्ट ओपन्स द डोर. और मैं उनको यही बात समझाता हूँ, मगर उनकी प्रैक्टिस नहीं रही, क्योंकि शुरू में जब हम जिस घर में रहते थे तो वहाँ दरवाजे ही नहीं थे. पता नहीं हम कैसे हो गए, वो अलग डिबेट है. नानी के घर पहुँच जाते थे.
तो वहाँ तो सीन ही नहीं, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई इस तरह की। लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अब आपके नवासी हैं तो आपने ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखना है, नॉक करके आना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन हमारे यहाँ कि नहीं, हम बड़े हैं तो हम सही हैं, हम अंदर आके देखेंगे क्या हो रहा है। तो प्लीज़ ख्याल रखें, दरवाज़ा खटखटाएं। इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है। इंसान के ना, वो कहते हैं कि ना तीन साइड्स होती हैं। एक साइड इंसान जो दुनिया को दिखाता है, एक साइड जो उसकी फैमिली के लिए होती है, और एक साइड इंसान की खुद होती है। वो उसकी पर्सनल स्पेस होती है, वो उसके अपने सीक्रेट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दरवाज़ा बंद करके सब जो है ना शबगत बबगत कर रहे हैं, या फिर जो है ना यबन कटीटा हो रहा है वीपीएन लगा के, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन ये बेसिक मैनर्स हैं, ये तौर तरीके हैं। आप ऐसी बॉस के कमरे में नहीं घुस जाते, नॉक करके जाते ना, या फ़ोन करके आते हैं कि बॉस मैं आपसे मिलने आ जाऊँ। तो यहाँ पे भी जो है ना आपने एक दूसरे को इसी तरह ट्रीट करना है। तो डोंट जस्ट बार्ज इन टू द डोर्स लाइक दैट। लेकिन देसियों को समझ नहीं आती। चलें, शायद हमारी अगली नस्ल समझ आ जाए। आपको प्रॉब्लम हो रही है, शायद आप जो है बड़े होके ये ना करें। और विश यू वेल मैन, एंड enjoy करें life. So next question says, having no baby. Assalamu alaikum. I work for the government and my husband is also a government officer. We both are enjoying our life as we both are independent, care for each other with so much love and sincerity. We celebrated our 3rd wedding anniversary last month. Congratulations. Sadly, nobody's life is perfect. After 6 months of marriage, when I was being pressurized to conceive the baby at my end, upon medical checkups, came to know that my husband has some serious infertility issues and we can't have a normal pregnancy. And at the same time, all my reports are normal, although I'm in my 30s and 2 years older than my husband. That's perfectly fine. Anyway, since then, we are trying different doctors and treatment is also going, but still no hope. Well, I have realized people around us try to demean us indirectly because we don't have babies, as if we are abnormal or we don't know how babies are made. I feel isolated sometimes. In fact, I'm not allowed to share it with anyone that what is the actual issue, and mostly our society blame women for this. They should know that male infertility factor is also a big reason behind that. I have seen most of the couple around me suffering from this problem mainly due to the male factor. I've gone through so much depression and anxiety regarding this matter. I keep hearing things like औलाद के बगैर दुनिया में रखा क्या है, अगर औलाद नहीं तो ये नौकरियां डिग्रीज किस काम की हैं, नौकरी डिग्रीज इसलिए की थी औलाद करने के लिए, ये क्या बात हुई। बच्चों के बगैर शौहर को काबू रखना नामुमकिन है। क्यों शौहर, क्या मतलब, कौन सी सीरीज थी वो, बैंक लूटने जा रहा है शौहर, क्या काबू करना है शौहर को, काम करने दो उसको। बिला वजह की इनसिक्योरिटी ना, काम करके रखो, ऐसे करके तावीज़ पकड़ लो उसको, पानी यूँ 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 छिड़क दो शौहर के ऊपर, पागल के बच्चे। In fact, my own sister asked me, would you leave your husband if he is responsible for this? I was devastated by all this bullshit. And yes, I'm not ready for adoption at this moment because I feel I can't do justice with the adopted child. And that's wrong. Maybe because I'm pretty okay with my lifestyle, doing job, doing more studies and managing my home and hubby. And plus, I'm not insecure about my budhape ka sahara. That's fine. I'm sure Allah ने जितना सुख नसीब में लिखा है, ultimately it will come my way, no matter बच्चे हों या ना हों. I have seen many parents restless because of their children and many successful people without aulad. So there is no formula for a happy and complete life. It depends on how we make our life beautiful. I know I'm strong enough and I always try to be optimistic whatever comes my way. According to my immediate family and close friends, my husband is an ideal husband, alhamdulillah, as he pampers and loves me more than anyone, and I know he's such a sweetheart. I believe जो होता है उसमें अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मसलियत होती है. But what if I get a chance to leave my husband and marry someone else just to get babies? Will the society accept me? This is how most men do to get aulad, isn't it? What's your take on that? Okay, first of all, your concerns are legit. एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, हमारी ज़िंदगियों में देसियों की ज़िंदगियों में हमसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर है, मैं हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ है, हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे ज़्यादा दूसरों की इन्वॉल्वमेंट क्यों है? हमने ये अलाउ ही क्यों किया हुआ है कि वो आके इस तरह के कमेंट्स पास करें कि औलाद के बगैर तो ये नहीं होता, डिग्री का क्या फ़ायदा, बच्चा नहीं हो रहा। अबे भाई, वीटा ब्रेड से थोड़ी निकलते बच्चे भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, और बहुत सारे लोगों के नहीं होते। दिस इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। जैसा कि आपने कहा, दिस नो परफेक्ट फार्मूला। बहुत सारे नाफरमान औलादें माँ बाप का नाक में दम किया हुआ है, मगर दैट डजंट मीन यू शुडंट हैव बेबीज़। मगर बहुत सारे ऐसे भी अच्छे कपल्स हैं, जैसा कि आपने कहा, जिनकी जो बे औलाद हैं लेकिन उनकी अच्छी लाइफ गुजर रही है। सो देखें, रह दे के तो ये अल्लाह के मामलात हैं। अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं? जितनी आप मेडिकल साइंसेस से हेल्प ले सकती हैं तो वो लें, अगर उसमें हो जाता है तो ठीक है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपको इतनी कोई ख़ास नीड भी नहीं है, बिकॉज यू हैप्पी विद योर लाइफ स्टाइल एंड योर वर्क एंड हाउ यू मैनेजिंग थिंग्स। ये नहीं सोचे कि आप, अच्छा, एडॉप्शन की आपने बात की,
तो आपने ये कहा कि आई माइट, मैं शायद उसके साथ वो ना कर सकूं, इंसाफ ना कर सकूं। ऐसे ना सोचें। आई हैव अ फ्रेंड हु रिसेंटली आफ्टर 9 years of marriage and trying everything in their hands, they went for adoption and mashallah they're doing really well। और एक बच्चे को सहारा भी तो मिलता है ना, जो इतने सारे लोग छोड़ जाते हैं या बेचारे ऑर्फन्स होते हैं। सो ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। आप किसी की ज़िंदगी को सहारा दे रहे हैं। मैनेजमेंट सब हो जाता है, ऐसा कोई इतना रॉकेट साइंस मतलब है, उसकी अपनी चैलेंजेस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ा आसान है बच्चा पालना, लेकिन ये कि इस तरह ना सोचे कि शायद आप इंसाफ ना कर सकें। आपने शादी भी तो की ना यही सोच के कि यू कैन मैनेज इट, सो लाइक डोंट वरी अबाउट दैट। अगर इफ़ इट कम्स टू अडॉप्शन, गो फॉर इट, अच्छी चीज़ है, सवाब का काम है। तो अगर आप देखें, वही वाली बात है कि आप दोनों अगर खुश हैं साथ, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो फिर आपको बुढ़ापे का सहारा भी नहीं चाहिए, एंड यू फाइनेंशियली सिक्योर। आप अपनी लाइफ को प्लान इस तरह करें कि आप बुढ़ापे में या आफ्टर रिटायरमेंट अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकें। अल्लाह की मर्ज़ी, जो इस तरह की बात बोले, बोलो जी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह से कंप्लेन कर दो। ये जो है ना मुसल्ला पिछा दें, बोलो जी ये अल्लाह मियाँ का फ़ोन नंबर है, इस पे जाएं, अल्लाह मियाँ से कंप्लेन करें जाके कि मेरे यहाँ औलाद क्यों नहीं हुई। मुझे ना बोले भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं शादी ही कर सकती थी और जो मामला थे वही कर सकती थी, उसके आगे मेरे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह मियाँ का डिपार्टमेंट है। ये ले मुसल्ला, जाए नमाज़ पढ़े, अल्लाह मियाँ से कंप्लेन करें, दूसरों पे अल्लाह मियाँ पे डाल देना, सीधी सीधी बात है। तो ये बड़ा गलत है। इस तरह हमारे यहाँ जो ना सोसाइटी में फ़ौरन ही अरे वलीमे पे बोल रहे होते हैं, नानी कब बना रहे हो, अबे यहीं बना दूँ क्या, सब्र तो करो। अच्छा, आपने जो आखिर में सवाल किया, व्हाट इफ़ आई गेट अ चांस टू लीव माय हस्बैंड फॉर सम जस्ट टू गेट बेबीज़। देखिए, अगर तो आपको चाहिए ही चाहिए तो ये आपका राइट है। अब इसमें यू डिडंट प्रेडिक्ट कि ऐसा होगा और ऐसा हो गया। अगर तो आपको इफ़ आफ्टर अ पॉइंट यू से कि आई रियली रियली डू नीड बेबीज़ एंड आई वांट टू गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस, एंड अगर किसी तरह नहीं हो रहा तो दैट्स योर राइट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। आपने कहा विल द सोसाइटी एक्सेप्ट मी। हमारे यहाँ डिवोर्सी को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, चाहे शौहर शराबी हो, जुआरी हो, वोमेनाइज़र हो, काम ना करता हो, गे निकल आए, ऐसे भी इतने केसेस हैं, मैंने आपके पिछले वीडियोस में भी बताया है। उसके बावजूद अगर डिवोर्स हुई, लड़की के नसीब ख़राब थे, या लड़की का किरदार ख़राब था, या लड़की में कोई मसला होगा, इसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि औरत पे पत्थर उठाना, मारना और उंगली उठाना बड़ा आसान है। तो सोसाइटी आपका शायद वो वाला पार्ट एक्सेप्ट ना करे। अब आप बैनर ले लेके तो नहीं जगह जगह जाएंगे ना कि जी बच्चे नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने दूसरी शादी की, क्योंकि आप नहीं चुप करा सकते सोसाइटी को। अगर आपने ये सोचना है, अगर आपको फिक्र ये कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर ना करें, क्योंकि आप यू गिव अ लॉट ऑफ शिट अबाउट दीज अदर स्टूपिड पीपल। तो अगर तो आप इनको जहन से निकाल सकती हैं, इन्होंने तो आप मर भी जाएंगी नहीं एक्सेप्ट करना कि यार ये सही नहीं लेटी हुई है, थोड़ा सा यूँ है, नाक की रुई थोड़ी सी निकली हुई है, इन्होंने तो कभी नहीं शुरू करना। तो आपने तो पहले ये स्टॉप करना है। अगर आपका कंसर्न ही यही है तो फिर आप जहाँ हैं, जैसी हैं वैसे ही रहें। सोसाइटी ने अभी भी आपको तंग किया हुआ है कि क्यों नहीं हो रहे। जब आप छोड़ देंगी इस शख्स को छोड़ देंगी इस उम्मीद से कि भाई मैं दूसरी जगह, अच्छा दूसरी जगह की भी क्या गारंटी है, उसमें फिर ये कि आप शायद पहले टेस्ट करा लें। क्योंकि मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि भाई शादी से पहले ना ये सारे टेस्ट होने चाहिए। कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये फैमिली चलाने का मामला है। इतनी बार ऐसा हुआ है कि जी शादी हो गई, पता चला जी साहब को जो है कल सीरियस हार्ट डिजीज़ थी, 38 पे उनको वो वफात पा गए, या सीरियस लेवल की डायबिटीज़ थी, नहीं सर्वाइव कर पाए। अब लड़की जवान है, 28 साल की विडो है, विडो को तो और एक्सेप्ट नहीं करते कि तो बदनसीब है, शौहर खा गई। अरे मैं खा गई, वो केक खाता था, इतना डायबिटीज़ हो गई, मैं क्या करूं, लबे शीरी खाता था, नहीं परहेज़ करता था, वो मर गया मेरे। लेकिन नहीं, हमारे ऐसे सोचते ही नहीं है। तो आप जो हैं सोसाइटी के बारे में अगर शेड देती हैं तो फिर तो ना करें। अगर आप इफ़ यू डिटर्मिन्ड कि नहीं मैं इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत ज़्यादा मीनिंगफुल है, तो ठीक है, ऐसे गुजारें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बेबीज़ चाहिए, आई वांट गो थ्रू द प्रोसेस, इफ़ यू लीव दिस पर्सन, यू मैरी समवन एल्स, सोसाइटी ने तो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे आप जितना बता दें। मगर दिस माई टेक ऑन दिस, बाकी इट्स योर डिसीजन। आई होप एंड आई विश यू वेल, आई होप यू फाइंड पीस, एंड आई होप यू गेट रिड ऑफ these पोकिंग रिश्तेदार।
Next question says extramarital affairs. My sister got married 2 months after being engaged to an Air Force officer for 2 years. यानी 2 साल हो गए शादी को. Now my sister has got to know that her husband has a bad company of friends since they all gathered for a meetup. One of the friends and his wife are sex workers. Okay, that's very serious. And that my sister's husband daily talks to the friend's wife. He even blocks my sister's number while chatting with that lady, so my sister doesn't know that he is online. My sister's husband has also been in contact with 2-3 girls even after their engagement. My sister just discovered all of this on his mobile accidentally. ठीक है. All his friends gathered in Islamabad in a hotel, and my sister's husband would stay in the same room of that bad friend and his wife, जो कि सेक्स वर्कर्स हैं. तो अब आप लगा लें जी अंदाज़ा, सैंडविच बने हैं होंगे. इवन द लेडी विद होम ही हैज़ एन अफेयर स्मोक्स विद देम. अच्छा, स्मोक्स में कोई इतना वो नहीं है, आजकल सब सिगरेट पीते हैं. अब सिगरेट के अंदर क्या है, दैट कुड बी अ कंसर्न. My sister has lost 10 kgs in the stress. Please suggest that whether we should head for divorce or not. We are simple people. Please help us. First of all, I'm really sorry to see that your sister is going through this. This is quite an alarming situation. देखें, एक तो होता है कि आपके ऐसे दोस्त हों जो कि थोड़े से फ्लैम्बॉयंट किस्म के या फिर जो है थोड़े से आज़ादाना ख्याल के हों, तो वो एक चीज़ है. ये तो सेक्स वर्कर्स हैं. दैट मीन्स लाइक उनका काम ही यही है कि वो पैसा ही इससे कमाते हैं. और अगर आपके बहनोई इनकी कंपनी में हैं तो पैसे खर्च भी करते होंगे. अब जैसा आपने कहा जी, एक होटल में तीनों साथ सोए थे, तो अल्लाह ही जाने क्या होता होगा. बहुत सारे ऐसे भी हैं कि भाई ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हस्बैंड्स एंजॉय देयर वाइफ हैविंग सेक्स विद समवन एल्स. ये होता है. और बहुत से लोग कहते हैं, पिछले दिनों में एक दोस्त के यहाँ था, उनको भी किसी ने पिछले ही दिनों ये बात कही कि जी आप कर ले तो मैं ज़रा बैठ के ऐसे यूँ हाथ बांध के देखूँगा. मतलब ये है, इट्स अ फैक्ट. सो I don't know what's going on in that room. या फिर threesome की औखर में, let's not go into details. Him being in a hotel room with them is problematic enough. और फिर 2-3 लड़कियों से और भी ताल्लुकात रहे हैं मंगनी के बाद. तो I think he's not the right person to be with. और ऐसे लोगों की रिहैबिलिटेशन, फर्स्ट आपने ही नहीं बताया कि उनके बच्चे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ फैमिली. कुछ लोग औलाद के बाद सही हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं सही होते हैं. सो इफ़ दैट्स नॉट द केस, पहले तो कोशिश करें कि भाई टेक दिस मैटर टू हिज फैमिली और ओपनली जाके बताएं कि जी ये बात है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहन की ज़िंदगी का मामला है. अभी अगर उनकी शादी को 2 साल हुए, सो आई एम अज्यूमिंग शी इज़ इन हर 20s, mid-20s, late 20s, whatever. So she still has a lot of life ahead of her. तो इस तरह की अजियतनाक ज़िंदगी गुजारना, और जिस तरह कहा कि हम लोग शरीफ लोग हैं, तो ये सूट नहीं करता. उनके साथ जुल्म है. तो अभी 2 साल ही हुए, ये 2 फिर 20 भी हो सकते हैं, और फिर 20 साल की अजियत और टॉर्चर, और फिर ये रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है बंदा एक बार बड़ा डिसीजन लेके मर जाए. मगर उसमें भी सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि देखें, डिवोर्स हालांकि अल्लाह का सबसे नापसंदीदा अमल है, लेकिन फिर भी इजाज़त है, क्योंकि अगर आपकी बिल्कुल ही बात नहीं बन रही, सो दैट्स द लास्ट रिसोर्ट. फर्स्ट टेक इट टू हिज पेरेंट्स और उनको साफ साफ जाके बताएं कि जी ये बात है, और अपनी बहन की साइड लीजिए. अपने पेरेंट्स को भी, अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं इंशाल्लाह होंगे, उनको ये कहें कि आपने अपनी बेटी का साथ देना और उसकी साइड लेनी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मामला है. ये नहीं कि जी लड़के हैं, लड़के तो ये करते हैं, शरारतें करते हैं. जी शरारतें नहीं है, ये सरासर बेगैरती है. और ऐसे लोगों को ना, देखें, जो मर्द हजरात सुन रहे हैं, ये जो ख़वातीन भी सुन रही हैं जो कि इस मिजाज के हैं, तो आप लोग ना शादी ही ना किया करें. फिर आप ऐसी ही ज़िंदगी गुजारें, क्या जा रहा है आपका. जब आपने 2-3-4 इधर उधर मुंह मारने ही हैं, तो वैसे ही मार लिया करें. शादी ना किया करें, बिला वजह किसी की ज़िंदगी ना ख़राब किया करें. तो आप उनके पेरेंट्स से डिस्कस करें. अगर तो बात बनती है, वो सॉरी वॉरी कहेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो है ना, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ठीक होते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं. लेकिन अगर आपको लगे कि जी कोई वापस आने की उम्मीद नहीं है, देन गो फॉर अ डिवोर्स, बिकॉज यू डोंट डिज़र्व टू लिव लाइक दिस. आज अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी बहन के बच्चे नहीं हैं, कल को वो भी हो जाएंगे. फिर उन पे क्या असर, अगर इस तरह के कैरेक्टर का बाप क्या परवरिश करेगा ऐसे बच्चों की. तो क्या आप चाहेंगे कि आपके भांजे भांजियाँ इस तरह के माहौल और इस तरह के बाप के साए तले पले बढ़ें. तो आई थिंक पहले बात कर लें एक बार, नहीं बनती, गो फॉर डिवोर्स. देयर इज़ नो रिटर्निंग बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड इट्स वेरी सैड. अच्छा जी, पोइट्री
अगला सवाल, पोट्री थ्रेटनिंग माई मैरिज है भाई, शायरी से शादी खराब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, माई नेम इज़ डरडा, आई मूव टू दिस कंट्री फॉर माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम फ्रॉम कराची एंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। चलो बता देता हूँ। व्हाइल आई वॉज इन माई यूनिवर्सिटी, I joined Pakistan Students Association of my university, and there I met my current wife, who is from Lahore. I met her in my second year and we dated for 2 years and then got engaged. I married her right after the graduation. Goals, bhai. And in 2019, she gave birth to her daughter. Very sweet. Before I started dating her, I tried to impress her with romantic Urdu shairi of actual poets like Ahmed Faraz. I would send them to her and even recite them in front of her, dedicating them to her. But I never told her that these were ghazals of renowned poets. I always told her that I am the one who writes them. That's shitty, bro. And I write them only for her. Since she was from Lahore, she never caught me cause apparently shairi isn't prominent in Punjab, Lahore. नहीं, that's a very ignorant thing to say. फैज़ अहमद फैज़ तो थे भी लाहौर के भाई, जिनकी शायरी सुना रहे हो वो भी लाहौर के थे, अहमद फराज भी लाहौर के थे, if I'm not wrong. However, recently she proudly shared some verses of a ghazal with her friend. I don't know why, but that friend googled those verses and found out actual poet who had composed these verses. My wife's friend then told my wife, and then they started googling a lot of other verses too. पूरी भाई की पोली खुल गई ना, पूरी डायरी सामने आ गई. Copied from other poets. She's very angry at me and she says she's truly heartbroken. Rightfully so. उनका बनता है. I thought the situation will settle down in a couple of weeks and she will forgive me. I even ended up writing a small apology ghazal myself. But even after 4 months, she's still not willing to forgive me. What can I do now? My love is true, but I never thought she would find out the original author of those verses, because I was like, nobody fucking reads shairi in a small town in Western Australia. Please give me some good advice. The first advice, just following. अच्छा, इन्होंने 3 और ईमेलें की हैं, बार बार फॉलो अप कर रहे हैं. 4 दिन पहले की थी और 2 और ईमेल्स आ गई हैं, बड़े परेशान हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टू अज्यूम कि एक लाहौर की लड़की है तो उसका शायरी से क्या लेना देना और वहाँ के लोग ऐसे नहीं है, दैट्स अ वेरी इग्नोरेंट थॉट टू हैव. आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, थोड़ा जहन खोल लें अपना, वहाँ जाके तो खोल लें भाई, यहाँ नहीं खुलता तो समझ आती है. दूसरी चीज़, अगर कोई रिलेशनशिप, देखो ये चीज़ें अगर आप अर्ली टीनेज में करो ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो समझ भी आता है. मैंने भी किसी को बॉन जोवी का गाना लिख के दे दिया था और वो गूगल से पकड़ा गया था, तो मैंने कहा था मैंने लिखा है, तो हाथ से तो मैंने ही लिखा है. तो ये हरकतें सब करते हैं. आई अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम. एक बार शुरू में अगर आपने बैचलर्स के दौरान कर दी हो तो कर दी हो, लेकिन अगर आप अभी तक करते आ रहे थे तो आपने उनको एक फॉल्स उसमें रखा हुआ था ना कि जी मेरा शौहर जो है मेरे लिए क्या क्या लिखता है, तो उन्होंने प्राउडली शेयर किया होगा अपने इंस्टाग्राम पे और किसी ने पकड़ लिया. गूगल के दौर पे झूठ बोल रहे हो यार, आज के दौर में आप ये हरकतें नहीं कर सकते भाई. सो हर गुस्सा इज़ एक्सट्रीमली जस्टिफाइड. ये तो वही वाली बात हो गई कि शादी कार्ड वाले लतीफ़े और वो सारी चीज़ें आपने सुना दी है कह कि मैं कॉमेडियन हूँ. सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. अपॉलोजी कर लें, लेकिन अगर इसकी वजह से आपकी मैरिज थ्रेट हो रही है, देखें वो वही वाली बात है ना, इट्स नॉट द क्राइम बट वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. लाइक अगर मैंने जेब काटी तो जेब काटना कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं, लेकिन अगर खाना काबा के अंदर काटी, समझ रहे हैं. तो झूठ की भी लेवल्स होते हैं ना. एक झूठ आपने बोला कि मम्मी वो जो है ना दही में से पैसे नहीं बचे, आपने कोकोमो खा ली, राइट. एक वो झूठ है. एक झूठ है कि जी आप शायरी लिख लिख के दे रहे हो और बोल रहे हैं कि जी मैंने तुम्हारे लिए लिखी है. वो बेचारी ने अपना बना लिया होगा एक आंगन यूं करके ना, अरे मेरी कमर. तो वो जो है आपने उनको फॉल्स होप्स में रखा. अब ज़ाहिर शी इज़ हार्ट ब्रोकन एंड राइटफुली सो. अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपोलोजाइज़ करें. अब आपकी बेटी भी है और उसके बावजूद अगर आपकी शादी थ्रेट हो रही है इस बात पे, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. इतना बड़ा गुस्सा होना नहीं चाहिए. उनका गुस्सा जस्टिफाइड है. लुई विटॉन का बैग बनता है भाभी इस पे, आपका गुची वूची के कपड़े बनते हैं, लेकिन शादी ना ख़त्म करें इस बात पे. अब वो उसने चवल हरकत की है, बिल्कुल की है. आई एम नॉट विद हिम एट ऑल. ही इज़ फक्ड अप ब्रो यू फक्ड अप राइट देयर. तो आइंदा मत लिखना. अब मसला ये है कि आप कुछ भी लिखोगे ना, वो बोलेगी ये कहीं से छापा है. अभी जैसे आपने कहा ना कि मैंने अपोलॉजी गज़ल लिख के भेजी, तो जब लिख सकते हो तो पहले लिख देता भाई. हैं फलक पे सितारों को नींद आ रही है, ये वाले लिख देते.
तो अब जो है आप कुछ भी लिखोगे वो बोलेगी इसने कहीं से तोड़ मरोड़ के, अब इसने एंटी गूगल कुछ ढूंढ के इधर उधर से ना लफ्स टेढ़े मेढ़े कर दिए। आई एम अप ऑल नाइट को जो है आई कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट कर दिया। अब वो इस तरह समझेंगी, नाउ यूर ए लायर। अब आपको उसको हर चीज़ के, इसने मुझसे फलानी जगह ये बोला था, क्या वो भी झूठ था? दिस हाउ women थिंक, दे वेरी यू नो इंट्रूसिव एंड वो डिटेक्टिव वाला औरतों का दिमाग होता है। अब वो बोलेगी यार तुम वहाँ खड़े होके फलाने की शादी में ये बोला था, तो वो क्या ये था, क्या उसका मतलब ये था? अब आपने उसके दिल में हमेशा के लिए शक प्लांट कर दिया है। एंड सैडली देयर इज़ नो गोइंग बैक, बिकॉज विमेन एक बार उनके दिल में आ जाए ना, फिर वो जाता नहीं है। बिकॉज रिलेशनशिप इज लाइक अ चेन ऑफ गोल्ड, वंस ब्रोकन कैन बी मेंडेड बट अ क्रैक विल ऑलवेज बी देयर। तो ये वो क्रैक था। आई होप यू गाइज रिकवर फ्रॉम दिस, बट ये कि आइंदा मत लिखना शायरी भाई, शायरी से जान छुड़ा लो, क्योंकि अब वो उसके दिल में हमेशा आ गया। सो या मैन, आई कैन ओनली विश यू वेल, बट यू फक्ड अप। अच्छा, question on career choice. I'm 24-year-old graduate last year with degree in economics. I really enjoyed studying in uni. Alhamdulillah, graduate 3.778 GPA. Currently, I'm working, but I feel disappointed because I've come to this realization that the knowledge I got in university was so theoretical that it doesn't really have practical use in jobs unless I decide to go for academia. Anyway, the thing is, while at uni, I became more and more passionate about pursuing a career in music. After graduation and doing my job for a few months, I told my parents that I want some time, 1 or 2 years, to pursue a career in music, and if it doesn't work, I'll continue with masters and normal job. They were very understanding and told me I can go for it. Unfortunately, COVID-19 ho gaya and I didn't want my father to be the sole breadwinner in the family, so I decided to continue my job for some time more. Now I feel like time is running away and I'm not doing what I want to do. I know being a musician is risky, and hence I thought I can also try to learn technical side of music by learning audio engineering so that I could get gigs on Fiverr, and it might serve as an income source. I've already done some gigs on Fiverr for some very basic mix and master requirements, but of course I'm still not able to do the technical stuff, so I often have to turn down clients because of my skills that are not so good. I thought I would be able to balance music and job side by side, but unfortunately the job is getting so hectic that I end up working till almost 1 or 2 a.m. at night. I really want to quit and go for music full time, but I feel scared that I might be making a mistake. I have relatives who are in the music industry. Taking a year off and learning from them would be an opportunity that I don't think I should waste, but then I keep having second thoughts. Would appreciate your advice on this. First of all, you're absolutely right with the fact कि यहाँ पे म्यूज़िक का इतना करियर नहीं है। यहाँ अब तो खैर कोविड है, कोविड से पहले भी कोई ख़ास नहीं था। नया म्यूज़िक यहाँ बनता नहीं है, अगर बनता है तो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। कोक स्टूडियो उठा के देख लें, आपको सारे पुराने गाने सुनने को मिलेंगे, वही जो हम 40 साल से सुन रहे हैं, वो नई ब्रांडिंग में बार बार बन रहे हैं। और उसी की मार्केट है। लोग, हमारी आवाम ना नॉस्टैल्जिया में रहती है, 92 के वर्ल्ड कप में फंस गई, इसीलिए हम यहाँ तब्दीली में फंस गए, समझ रहे हो? तो नए चीज़ को हम अप्रिशिएट नहीं करते। और म्यूज़िक में पैसा भी नहीं है, स्पॉटिफाई पे डालोगे 4 आने मिलेंगे, यू नो। आई हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिशियन फ्रेंड्स हु आर रियली स्ट्रगलिंग, और बेचारे बहुत सारे तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम कर रहे हैं। सो अगर आप ये फाइवर वाले गिग्स करते हो, सो आई वुड सजेस्ट इज़ कि ना आप अभी जॉब कर रहे हो तो उसमें से पैसे बचाओ और ये इसको इस्टेब्लिश करते रहो, ठीक है? जब आपको लगे कि आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हो तो उसको फ्लिप कर दो। और आपने जो बोला कि आपके रिश्तेदार हैं एंड दे कैन हेल्प यू, सो टेक दैट, मगर ये कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ you're just 24, you can take that risk in my opinion। मगर ये कि घर का चूल्हा जलता रहे, तो कुछ ऐसा सीन करो कि पैसे ना रुकें, पैसे आते रहें, टेक अ ईयर ऑफ, एंड फैमिली में म्यूज़िक है तो वहाँ से बिल्ड करो और उसको कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन कैन टेक इनटू कंसिडरेशन के कोविड टाइम्स हैं, फिर जॉब बाद में मिले ना मिले, कोविड पता नहीं कब तक है, ये भी एक थ्रेट है। बट ये कि because you have that support in the family where you can learn these things from and you're passionate about it, go for it, मगर पैसे यहाँ से पहले जोड़ लो थोड़े से बस। हाँ जी, last question. A girl living in a Pakistani society and not wanting to get married. Greetings to you, sir. I just turned 23, and as you would know, it's a big thing, and many girls are married off in our society, which means the same is expected from me as well. However, my family is not like that. They want me to complete my education first and then get married. Good. So no one is forcing me to get married, but they are already looking for compatible matches and compelling me to lose weight. That's awful. Cause मोटी लड़कियों की शादी बहुत मुश्किल से होती है, देसी आंटीज से
कि ये अभी इतनी मोटी है तो 2 बच्चों के बाद और क्या हो जाएगी. माशाल्लाह. आई एम नॉट obese, just a bit bulky. Coming to the main topic, I don't want to get married. I have a few reasons for it. Okay, interesting. Number one, I don't like the concept of marriage. I have witnessed many marriages around me and none of them excites me. The movies are highly exaggerated. Living with another family horrifies me as they are not my parents who would forgive me and understand my flaws and my actions. And why would any man compromise anything for me? Okay, fair enough. Number two, I don't want kids. I don't have the patience and temper to deal with children, and neither am I too fond of them. I love my nieces and nephews, but when I came to understand it's a big responsibility and there's no turning back from it, क्योंकि कोई return policy नहीं है, I don't want this kind of responsibility. Bringing another human and raising them is very overwhelming for me. How can I decide to bring another human being into this world and make them sort out their life when I'm not even certain about my own? Okay. Number three, I really want to focus on my career and future. I wish to become a comic artist / illustrator and an animator. Very impressive. I'm working my butt off for it by practicing art and also learning Japanese and Chinese. Nice. And after completing my bachelor's in English, I want to have a career in this profession. My dream is to have my own animation studio like you see the ones in Japan and all over the world, inshallah. Inshallah. It's a goal and at the same time a dream, and there is no harm in dreaming. Absolutely. Now, I won't be able to achieve this if I get married, because then I would be compelled by the rules of my husband and in-laws. ससुराल के नखरे एंड जैसे आपका बंदा बोलेगा वैसे करना पड़ेगा. फिर बच्चे हो जाएंगे और फिर उनकी परवरिश और उनका ख्याल रखना, एंड दैट्स इट. It's like I won't have time for myself if I get bound by a nikah certificate. I won't have time for art and animation because priorities change. This is the reason why I'm not too fond of the idea of marriage. I feel like my freedom will be hindered. Everyone around me says I will come to regret it, and that my passion is temporary and getting married is crucial. It's always expected for the girl to compromise and sacrifice for the sake of her family. How can I convince everyone around me that the idea of marriage scares me, and I would want my freedom, and even if I do change my mind of getting married, it would be my own decision, even if I decide to get married at 40. What is your say in this with the religious point of view and a social point of view? It would mean a lot if you address this issue. First of all, thank you so much for a wonderful email. बहुत अच्छा आपने लिखा था, and I kind of agree with you with the fact कि जैसे आपने कहा कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन है एंड यू वांट टू एक्सरसाइज योर पैशन, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. हमारे यहाँ सैडली होता ही है कि सब ने ज़िंदगी का एंड गोल समझ लिया है शादी, कि जी शादी हो जाएगी सब सही हो जाएगा, जबकि खुद का सही नहीं हुआ. गेट व्हाट आई एम सेइंग? खुद का नहीं सही हुआ, खुद खुश नहीं है, लेकिन बच्चों को भी उसी मशीन में डालेंगे बिकॉज हमने भी ये किया था. टाइम्स हैव चेंज्ड मैन. और दूसरा ये ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ ये इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि जी हमारे यहाँ ये कल्चर है, या ये एक कहा जाता है कि जी घर के बाहर मर्द का जूता पड़ा हो तो औरत सिक्योर रहती है. हम अभी तक उसी में ही रहते हैं. देखें, इसका आपने पूछा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, मगर रिलीजन जहाँ खड़ा है वो ये कहता है कि जहाँ भी जैसे बच्चे जवान हों उनकी फ़ौरन शादियाँ करा दी जाएँ, इससे पहले कि वो गुनाह के रास्ते पे चले जाएं और वो they go astray, and that's perfectly okay, and I totally agree with that. However, having said that, हम तो 13 में ही शुरू हो गए थे. You get what I'm saying? So like अगर 13 की उम्र में शादी कर लेता या 15 में कर लेता, मुझे तो खुद नहीं पता था लाइफ का क्या है, तो मैं किसी और के साथ क्या कैसे करता. अब वो कल्चर्स डिफरेंट थे. अब देखें, जो कहते हैं ना पुराने ज़माने में 12 की उम्र में शादी हो जाती थी. Yes, that's because लोग 27 में मर भी जाते थे. That's it, that was their life. बहुत कम लोग होते थे who would grow up to be like 30-40, बहुत elite लोग. So एक तो वो भी रीज़न था. लेकिन ये कि अब जो कि सोसाइटी का मेकअप है, you can't get a job unless you have अब जैसे वो 17 साल के टिकटॉकर की शादी हो गई थी, वो इसलिए हो गई थी बिकॉज उसने कभी कमाना नहीं ज़िंदगी में. उसके घर से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया, वो मियाँ बीवी सारा दिन टिकटॉक बनाते रहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टू वर्क. सो अगर तो वो सीन है तो उसमें आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि जी हम उन्होंने भी यही कहा था ना कि जी हम गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहते तो हमने शादी कर ली. ठीक है, बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट. नॉट एवरी वन हैज़ दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज, राइट. हमें तो नौकरी करनी है तो छोकरी मिलनी है, ऐसे नहीं मिलना, राइट. तो ख़वातीन को ख़ास तौर पे इसलिए उस तरफ धकेला जाता है कि भाई मर्द है तो तुम्हारी रियलिटी है,
एज एन इंडिविजुअल तुम्हारी कोई वर्थ नहीं होगी सोसाइटी में, ना तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। लोग छिछड़े की तरह तुम्हें, बिल्ली जैसे कुत्ते छिछड़े को देखते हैं, गोश्त को देखते हैं, उस तरह देखेंगे। 10,000 चीज़ें, एंड इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम, नॉट अ रिलीजियस प्रॉब्लम। तो अगर आपने, एंड यू सेड यू डोंट वांट किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेड यू डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, और आपके आस पड़ोस में जो मिसालें हैं दे आर इनफ। हालांकि उसमें भी जो है ना, यू कांट जनरलाइज, मगर अगर ओवरऑल सोसाइटी में देखा जाए, सो येस दैट इज़ टू अ सर्टेन डिग्री ट्रू दैट पीपल आर नॉट हैप्पी। अब वो क्यों नहीं हैप्पी हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, नॉट गोना गेट इनटू दैट, बट देर आर अनहैप्पी मैरिजेस एवरीवेयर यू सी, even among my friends, and you don't want kids, you don't like the idea of having kids, ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए थे, I was happy with my nephew and nieces, or like मगर हो गया ठीक है, now I enjoy being a father as well। तो वो एक कंसर्न होता है, क्योंकि मैं इस तरह सोचता था कि यार मैंने ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस देखे हैं, दुनिया इतनी बर्बाद हो रही है, आने वाले वक्तों में क्या चैलेंज, रोबोट से लड़ रहा होगा मेरा बच्चा, मैं पैदा करके चला जाऊँ आगे, वो साइबॉर्ग से लड़ रहा है ना, मैं ऐसी दुनिया में क्यों छोड़ के जाऊं जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वॉर्स हैं, दिस एंड दैट। मगर ये कि अल्लाह का निज़ाम है, वो भी तो चलाना है, तो अल्लाह खैर करेगा। मगर सब कुछ अल्लाह पे भी नहीं डाल सकते ना, ये भी है ना। सो यू डोंट लाइक द आइडिया ऑफ चिल्ड्रन, तो ज़ाहिर है अब आपको बच्चे ही नहीं पसंद, तो फिर शादी का भी कोई नहीं है, क्योंकि फिर शादी होगी तो वहाँ तो कौन सर पे खड़े होंगे जी, कब हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, पेट बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, इमली खा रही है कि नहीं, जानबूझ के अचार रख देंगे आपके आगे, खा रही है कि नहीं खा रही, हमारे ऐसे ही होता है। और फिर ज़ाहिर आप किसी और के घर जाएंगी तो वो थोड़ी बोलेंगे जी एनिमेशन कर लो, एनिमे बना लो, और नरूटो की नई एपिसोड लिखो, वो बोलेगी भाई बर्तन धो, ये कर, शौहर के सर दबा, ये कर, क्योंकि वहाँ हमारा तो ये है, तो वहाँ तो आप डेड हो जाएंगी, आप जिंदा होंगी बट आप डेड होंगी। सो यू डोंट वांट दैट, बिकॉज आपको जब पता है कि आपने ये नहीं करना, सो देन डोंट गेट इनटू दैट, वरना फिर आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी 24 साल की उम्र में। Nobody deserves to live like that, ठीक है। यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर, गो फॉर इट। पेरेंट्स को समझाएं, उनको बोलें कि जी, और वो आपने बात बिल्कुल सही लिखी, आपको 40 पे समझ आएगा, 40 पे कर लेना, उम्र की कोई कैद नहीं है, लोग 70 साल की उम्र में भी कर लेते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। हमने ना बस ये बना दिया कि जी पैकेजिंग बना दी, 18 में या 22 में या 24 में करनी है, 30 तक 2 बच्चे होने हैं, 40 तक बच्चों ने मैट्रिक कर लेना है, 50 में उनका ब्याह हो जाना है, और फिर आपने 60 में मर जाना है। ये बिला वजह का हमने एक फॉर्मूला सेट किया हुआ है। ज़िंदगी बड़ी आर्बिट्रेरी है, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने अपने सोल्यूशंस होते हैं। जो अगर किसी को 22 की उम्र में शादी सूट कर गई, डजंट मीन कि मुझे भी सूट करती, राइट, मेरे प्रॉब्लम्स अलग थे। सो आपकी अभी नहीं है, और ये डराने वाली बात बाद में रिग्रेट करोगी, वो अगर आपने लोगों के प्रेशर में शादी कर ली, अपनी एनिमेशन और इलस्ट्रेशन छोड़ दी, तो भी रिग्रेट करोगी। रिग्रेट तो करना है ज़िंदगी में, राइट, व्हाट अबाउट दैट। लेकिन लोग उसका नहीं कहते, लोग कहते हैं जी कंफर्टेबल लिविंग में ज़्यादा आसानी है, शादी कर लो, बस घर पे बैठना, शौहर कमा के लाएगा ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है, कार्टून बना रही हो घर पे बैठ के, हैं, एक कार्टून अल्लाह ने दे दिया तुम्हें, बल्कि 2-4 और हो जाएंगे कार्टून, उनके साथ खेलना तुम। ये वाली सोच है ना हमारी, सो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप करें जो आप करना चाहती हैं। यू आर लर्निंग चाइनीज़ एंड जापानीज, इज सो फकिंग इम्प्रेसिव मैन, लाइक यू आर सो कूल, हुएवर यू आर, आई नो योर नेम, आई एम नॉट गोना नेम यू, but it's so cool, and do follow your passion, man, and if you think you can make money out of it, तो क्योंकि फिर ज़ाहिर है आप you don't want to be dependent on your parents either। तो आपने स्टूडियो खोलना है, आपने पैसे कमाने हैं, पेरेंट्स को बताना है जी पैसे आ रहे हैं ना, क्या मसला है, क्या ज़रूरत है मर्द की, चाहिए होगा कर लूँगी, अभी मेरा पैशन ये है, मुझे ये करने दें, छोड़े ज़माना क्या कहता है, छोड़े लोग क्या कहते हैं, आपकी बेटी खुश है, आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप चाहते हो कि आप लोगों की खातिर, गैर लोगों की खातिर मुझे एक अनहैप्पी मैरिज में डाल दें ताकि मैं अनहैप्पी रहूं, ताकि आप चाहते हैं अपनी औलाद जिसको आपने पैदा किया, चलना सिखाया, दूध पिलाया, वैक्सीन कराई, प्रैम में लेके घूमे, गोद में उठाया, मैंने उल्टियाँ भी की आप पे, स्कूल छोड़ने गए, ट्यूशन पढ़ाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी कराया, इसलिए सो दैट आई कैन लिव एन अनहैप्पी लाइफ, तो मुझे मार देते भाई, यहाँ तक भी क्यों लाए, मार देते, बोलते जी गलती हो गई, कुडंट पुल आउट, कुछ भी कह देते। तो ये गलत है यार। हमारे पेरेंट्स, ये जितनी ईमेल्स मैंने पढ़ी हैं, सब में पेरेंट्स बस नाग बन के बैठे हैं औलाद के ऊपर। मैं ये भी नहीं कहता कि पेरेंट्स से दुश्मनी करो, माँ बाप है भाई, वही तो हैं सब कुछ, मगर पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। सब ने, पेरेंट्स ने बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारी आवाम का, और ये सब विशेष साइकिल, फिर ये भी लोग ये गुस्से में
बिकॉज दे वर रॉन्ग्ड, तो ये भी बड़े होकर करेंगे कि जी मेरे माँ बाप ने भी नहीं करने दिया तो मैं भी तुझे नहीं करने दूंगा, जिद पे आ जाते हैं और ये विशेष साइकिल चलती रहेगी। हम फजूल की यूथ पैदा करते रहेंगे, वैसे बोलेंगे जी 60% हमारी 30 से नीचे है, वो ऐसी यूथ है जो कुछ कर नहीं पा रही, जो करना बहुत कुछ चाह रही है, कर नहीं पा रही क्योंकि हम बड़े हैं, हमने कह दिया। बेड़ा गर्क किया हुआ है मुल्क का, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, इस पर कोई सोचता ही नहीं है। सारा मसला यहीं से, ये रूट कॉज हैं। हम जी नौकरी नहीं है, अबे नौकरी नहीं है, नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि बहन किया तुमने सबको डॉक्टर बना दिया, इतने अस्पताल नहीं सबको डॉक्टर बना दिया। मीडिया वाले नौकरी नहीं देते, मीडिया हाउस मीडिया साइंसेस बना दिया, यही खड़ा हुआ है मीडिया साइंस करके, यहीं खड़ा हुआ है। चैनल है नहीं, चैनल तनख्वाह नहीं देते, बस सबको लगा दिया। ये रूट कॉज है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउिंग देम टू डू व्हाट दे वांट टू डू। सोसाइटी जब तक अपने डिसीजन पे चलती है तो आर्बिट्रेरी डिसीजंस लेती है, कोई आर्टिस्ट बनता है, कोई यहाँ जाते, कोई जूते बनाते, कोई ये। लेकिन जब आप एक उस पर डाल दो कि जी डॉक्टर ही चाहिए और इंजीनियर ही चाहिए, तो सोसाइटी की माँ बहने को जाती है। अब उन्होंने प्रेशर में कर तो ली, बीकॉम कर तो लिया, बैंक तो है ही नहीं। हमारे बैंक की जी 3 ब्रांचें जोड़ के एक ब्रांच कर ली, सबको निकाल दिया, सारे यहाँ आ गए क्लिफ्टन वाली ब्रांच पे। ऐसा ही है भाई। फिर वो क्यों? क्योंकि आपने इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को परवान नहीं चढ़ने दिया। आपने जी सबको जी ये ट्रैक है, सारे इस पे आ जाओ, सारे आ गए, आगे जॉब ही नहीं है। फिर रोते जी इमरान खान ने जॉब नहीं दी। अबे चूतिया, तुमने आए क्यों इस फील्ड में? पहले वर्किंग तो करो। इतने हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर कहाँ जाएगा? मैं डॉक्टरी कर ली अम्मा के कहने पे। अम्मा ने करनी थी, अम्मा को फुप्पी पहना गई अंगूठी सोते में, अम्मा नहीं कर सकी। अब अम्मा ने तुम्हें फंसा दिया है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो को वर्किंग तो करो। सो फॉलो योर ड्रीम्स, आई एम विद यू ऑन दिस, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। रिलीजियस वाली साइड को, एंगल को साइड पे रख के मैं सोशल वाले इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें 100% चांस है व्हेन यू गेट मैरिड, सास बोलेगी बेटा ये कार्टून वार्टून छोड़ो, ज़रा इधर आ जाओ, ज़रा ये काम कर लो बेटा, शौहर को ऐसे खुश रखना है, खाने ऐसे पकाना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। जो कि हमारी सोसाइटी है, क्या अमीर क्या गरीब, क्या पढ़ा लिखा क्या जाहिल। अभी पिछली ईमेल में देखा था ना, कितने पढ़ी लिखी फैमिली थी लेकिन कह रही थी मलीर की लड़की नहीं चाहिए। तो सब ऐसे ही हैं यहाँ पे। तो फॉलो योर ड्रीम, लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। यू आर सो लकी टू बी बॉर्न। There were 100 million siblings when you were being injected into your mom's egg and you made it, right? So you're very lucky to be alive, and you're very lucky to be born and then to be alive. You fought with polio, you fought with thalassemia, you fought with cholera, you fought with so many diseases जो आपको मार देती। You're lucky to be born in this day and age कि आज एक इंजेक्शन लगता है सही हो जाते हैं। 1930 में किसी को डायरी होता था, कहते जी वकील बुला लो, कागजात लिखने हैं, जा रहा हूँ मैं। आज हम फ्लैजल खा के दोस्त के साथ चाय पी रहे होते हैं। वी लिव इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स, सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक इट शुड बी चेरिश दैट यू आर अलाइव, एंड पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि भाई और बच्चों को ऑटोनॉमी देनी है, तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। सारे डॉक्टर बना देंगे तो सारे डॉक्टर तनख्वाह के लिए रोते रहेंगे, जो कि रो रहे हैं, नहीं है तनख्वाहें। सो डू फॉलो योर पैशन, जब समझ आए शादी कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं भाग रहे। सो दीज वर द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। और अगर आप और सवाल करना चाहते हैं तो ये नीचे ईमेल लिखी हुई है, आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।